हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो है वो आर्थिक परिदृश्य के ऊपर है। और इससे पहले आप जानते हैं कि हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया था। ये क्रोनोलॉजी मैगजीन है 2021 की, मार्च 2021 की क्रोनोलॉजी मैगजीन है। इसके इसमें कई सारे वीडियोस जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उनको ज़रूर से देखिएगा। ये मैगज़ीन काफ़ी, देखिए मैंने कई बार बताया है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये मैगज़ीन बहुत ही क्रिस्प है। आप जितनी प्रतियोगिता दर्पण, विज़न वगैरह पढ़ कर के जो नॉलेज आप गेन करेंगे या जिन चीज़ों को आप लिखेंगे, वो ये एक पतली सी जो मैगज़ीन है जो कि 2 घंटे में पूरी की जा सकती है, उसमें आप पढ़ कर के गेन कर लेंगे। तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी आपके करंट अफेयर आता है, यानी जो भी लोग एसएससी, बैंक और आपका आरपीएससी के जितने भी पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल सबकी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो ये मैगज़ीन इनफ है उसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको पढ़ने की इच्छा होती है, जैसे हमारा चैनल आरएस और आईएएस के विद्यार्थियों के लिए अधिक है, तो ये लोग जो हैं, ये जिनको फैक्ट्स पढ़ने हैं तो फैक्ट्स मैगज़ीन में देखिए, और जो एनालिसिस पढ़ना है वो आप जो संपादकीय पृष्ठ होता है न्यूज़पेपर का, उसमें पढ़िए, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें करंट अफेयर जो है अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैगज़ीन काफ़ी अच्छी है, इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। इसके सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसको कवर करना देखिए बहुत आसान है। एक अगर आप पीडी या कोई विज़न वाली मैगज़ीन लाते हैं, आपको पता है विज़न की मैगज़ीन 80 पेजेस की होती है, और वो सिर्फ आईएएस वाले विद्यार्थियों के लिए, या फिर जो आरएएस में मेंस की तैयारी जब हम करते हैं तो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने थॉट को बढ़ाने के लिए वहाँ वो इंपॉर्टेंट होती है। अब जो बच्चे क्या होते हैं कि जैसे एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको कोई बता देता है कि आप ये मैगज़ीन पढ़ लो या दृष्टि का पढ़ लो, ये पढ़ लो। वो मैगज़ीन नो डाउट बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम का पर्पस सॉल्व नहीं करती हैं। तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसको देखिए, और फिर उसको देखने का तरीका क्या है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछ लिया कि पुलित्ज़र पुरस्कार किसको मिला, बुकर पुरस्कार किसको मिला, तो अभी ऐसी चीज़ें जब पूछी जा रही है तो उसमें फिर बड़ी मैगज़ीन पढ़ने का क्या मतलब है। आप ये मैगज़ीन पढ़िए, ठीक है। अगर आप आरएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है दृष्टि के, विज़न के और वाजीराम के, इन सब के जो मैगज़ीन्स होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें एनालिसिस बहुत अच्छा दे रखा है। वहाँ से आपको क्या है कि अगर कोई बच्चा न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ता है तो वहाँ पर कई सारे पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे। तो ये मेरे कहने का इसमें जो है मेन तात्पर्य था। अच्छा, अब एक चीज़ और, अभी सुनने में आया है कि जितने भी जो अभी आरएएस की जो वैकेंसी है वो अभी जल्दी डिक्लेयर होने वाली है। जल्दी आरएएस का जो है 2021 का नोटिफिकेशन आउट होगा, और 900 प्लस पोस्ट होंगी। एसडीएम का कितना पोस्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन 900 प्लस पोस्ट उसमें जो है डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। तो जितने भी लोग हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स इन द सेंस जिन्होंने अभी कॉलेज किया है और वो कोई एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जब भी हमारी उम्र 20-21 साल की होती है तब हम हमेशा अफसर बनने की सोचते हैं। तो सोचना भी चाहिए, बड़ा सोचना भी चाहिए। तो आप जो है फोकस होकर के सिर्फ आरएस की ही तैयारी करें। आप अभी ये ना सोचें कि मैं जो है कहीं छोटी मोटी नौकरी लग जाऊं, या एक बार मैं कहीं नौकरी लग जाऊं। तो ये सब जो है, ये तो सब ट्रैप होते हैं, ठीक है, कि एक बार लग जाऊं, फिर ये कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा। ऐसे कई लोग देखे जो एक बार लगने के बाद में फिर आगे कहीं नहीं लग पाते। तो इसीलिए जो है अभी जो आपके पास में चांस है वो काफ़ी अच्छा चांस है। फोकस करिए, डाइवर्ट मत होइए, और अपनी तैयारी को एकदम शार्पन कीजिए। आप ये मत देखिए कि मेरे से बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं या मेरे से कई बार अटेम्प्ट दिए हुए हैं, उनका नीवा मेरा कहाँ से होगा। अरे उन्होंने अपने टाइम पे बहुत गलतियाँ की, ठीक है, और फिर उनके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स जो है चलने लग जाते हैं। तो आप जो है उस डाइवर्जन से अभी बचे हुए हैं। तो जो नए लोग हैं वो अच्छे से जो है तैयारी पे फोकस करिए। अभी अभी आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है। किसी भी अच्छी कोचिंग से आप नोट्स ले लीजिए, खुद से या तो सेल्फ स्टडी करिए, या फिर जो है अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती हो तो आप कहीं कोचिंग कर लीजिए, लेकिन आप तैयारी को जारी रखिए। आरएस की तैयारी करिए, या यूपीएससी की कर रहे हो तो यूपीएससी में ही रहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जब यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो देखिए यूपीएससी की कई सारी जो कहते हैं ना प्राय शर्तें भी होती हैं। जैसे कि अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है तो अपने कॉलेज में बड़े विस्तृत तरीके से चीज़ों को पढ़ा होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर क्या है, हर चीज़ में आपसे प्रश्नों में आपका खुद का विश्लेषण पूछते हैं। एक अच्छे लेवल का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए कि आप जो है 2 पन्नों का क्या सार निकाल करके 10 लाइन में लिख सकते हैं। ये क्षमता अगर आपकी डेवलप हो जाएगी तो आपको यूपीएससी मेंस में लिखने से, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं तथ्य रट लूँ और यूपीएससी क्लियर कर जाऊँ, तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। आरएस में क्या होता है कि आपको 100 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में हद मार के लिखना है, तो उसमें आप जो है तथ्य
और आपका विश्लेषण, दोनों का अगर आप लिख देंगे तो आपको जो है अच्छे या ठीक ठाक नंबर जो है उसमें मिल जाएंगे, यानी क्लियर करने लायक मार्क्स जो है या जो है किसी भी इंसान को इसमें आ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का यही है कि जो वैकेंसी सामने आ रही है उसकी आप तैयारी जारी रखें, फोकस रहें, डाइवर्ट बिल्कुल भी ना हो, इधर उधर की ना सोचें, एक ही चीज़ को लक्ष्य बनाएं तो उसके ऊपर जो है एकदम 100% अपना दें। देखिए अगर इन फ्यूचर, वो तो हर चीज़ में होता है, अगर आप मान लीजिए टीचर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कोई गारंटीड तो नहीं है कि मैंने आज 100% पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन उसमें 100% हो ही जाएगा। वहाँ पर भी हो सकता है कुछ गलती हो जाए, OMR शीट आपने गलत भर दी और 1 नंबर से रह गए, क्या कर लोगे फिर? तैयारी नेक्स्ट करनी पड़ेगी ना। तो वही चीज़ है, तो आप जो है जो सामने वैकेंसी आ रही है उस पर फोकस रहें, डाइवर्ट बिल्कुल भी ना हो, किसी के कहने पर ना जाएं, एकांत में पढ़ें और अपनी तैयारी को एकदम शार्पन करें। ठीक है, तो यहाँ मेरा ये कहना था। और आज मैंने इस मैगज़ीन का PDF अपलोड कर दिया है, तो आप ज़रूर से उसको जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS पर जा कर के देख लें। मैं जो है कभी प्रेफर नहीं करती हूँ कि पढ़ाने से पहले इतनी सारी बातें किसी को कही जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कई लोगों के लिए जो है बड़ा बोरिंग होता होगा, लेकिन मुझे जो है लगा ऐसा कि आज बताना चाहिए इस बारे में, ताकि जो नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा क्लियर हो सकें कि हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं हमारी मैगज़ीन को। हमारा पहला है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के अंदर जो है हमें पढ़ना है, देखिए ये वाली जो जितने भी डेटाज़ हैं ये आपके डायरेक्टली काम नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि भारत में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में क्या किस चीज़ का उत्पादन होता है, स्टेपल फूड क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आर्थिक अनुमान है हमारे फसलों के, तो जो भी हमारे यहाँ पर उत्पादन हुआ है उसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ 303.34 मिलियन टन का जो है उत्पादन क्षमता है, और ये आप जानते हैं जैसे अब आबादी बढ़ रही है तो हर साल जो है उत्पादन बढ़ेगा ही। ठीक है, कम नहीं होगा, वो इंक्रीज़ ही होगा। तो अभी देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किस खाद्यान्न का हुआ है, तो वो हुआ है राइस का, यानी चावल का। ठीक है, और चावल जो है हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खाद्य है वो क्या है, चावल है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक है, और फिर जो है मोटे अनाजों का उत्पादन सबसे अधिक है। ये सब मिलियन टन्स में दिया हुआ है, आप इनको एक बार देख सकते हैं। डायरेक्टली इस पर कहीं कोई जो है क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए इसमें लिख रखा है जैसे कुल दलहन का उत्पादन जो है हमारा वो है 24.42 मिलियन, तिलहन का उत्पादन 37 मिलियन टन। फिर है गन्ने का उत्पादन 397.66 मिलियन टन, और उसके बाद कपास का उत्पादन, पटसन एंड मेस्ता का उत्पादन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। अब देखिए कि जो वित्त आयोग है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। RS मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें हालांकि 12वां वित्त आयोग दे रखा है, लेकिन आपको अपडेटेड पढ़ना है। ठीक है, तो वित्त आयोग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए वित्त आयोग जो है अनुच्छेद अगर आप 280 देखेंगे तो उसके तहत जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो इस साल वाला जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है। पहला वित्त आयोग जो था आज़ादी के बाद ही 1950 के अंदर बना था, और उसके जो हैं KC निगोय जो थे, नियोगी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके अलावा अभी जो 15वां वित्त आयोग बना है, इसके जो फाइनेंस कमीशन बना है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। ठीक है, NK सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो है अभी जो रिपोर्ट दी है वो आपके 2021 से लेकर के 2026 के लिए है, 5 सालों के लिए इसकी रिपोर्ट है। ठीक है, अभी 2020 में जो है इन्होंने इसका एक जो है क्या कहते हैं अनंतरिम डेटा भी दिया था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है 2021 से 2026 के लिए इसकी रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस रिपोर्ट के अंदर जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो हमको देखना है। देखिए ये जो होता है, जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितने भी कर होते हैं, उनका एक डिविजिबल पूल तैयार होता है, जिसको हम डिविजिबल पूल ही कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, डिविजिबल पूल होता है। उसमें से फिर जो है राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वितरण किया जाता है। ठीक है, और वो वितरण जो है वो इस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे किया जाता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो फाइनेंस कमीशन जो है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 280 में इसका जो है उल्लेख है। ठीक है, उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन होता है इसको नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, और इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो सिर्फ एडवाइजरी होती हैं, यानी कि इसको मानने के लिए केंद्र जो है वो बाध्य नहीं होता है। ठीक है, अपनी ये जो रिपोर्ट होता है वो किसको देता है, तो अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है इसको पार्लियामेंट में टेबल करता है, संसद के अंदर इसको राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है,
तो ये हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इन्होंने जो सिफारिशें करी है उसमें इन्होंने क्या क्या किया है। तो देखिए ये जो कहता है, ये इसने सिफारिश की है कि जो डिविजिबल पूल होता है ना, यानी कि जो भी टैक्सेस होते हैं, इसको एक तो क्षैतिज यानी कि वर्टिकल उसका वितरण किया जाता है। ठीक है, वर्टिकल वितरण का अर्थ क्या होता है, जब हम यूनियन से आने वाले टैक्सेस को राज्यों में बांटते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि जब हम राज्यों के बीच में वितरण करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला का निर्धारण होता है, और वो फॉर्मूला कौन बनाता है, फाइनेंस कमीशन बनाता है। ठीक है, तो अभी देखिए इन्होंने कहा कि राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 42% इन्होंने कही थी कि डिविजिबल पूल के अंदर राज्यों की हिस्सेदारी को 42% कर दिया जाएगा। अगर आप 14वां वित्त आयोग देखेंगे तो उसमें 32% से बढ़ा करके इसको 42% किया गया था। पहले 32% ही दिया जाता था राज्यों को, और इसके ऊपर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, यूपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, और पुरानी जब मैगजीन मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, उसको जो है इन्होंने बढ़ा दिया, 42% कर दिया, और अभी 42% से घटाकर 41% किया है। ये क्यों किया है कि आप जानते हैं कि अभी जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको तोड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं, तो इसीलिए जो है इसका 1% हिस्सा जो है वो कम कर दिया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर जो है ये तो अनुमान है, इसको छोड़िए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए कुल अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। ठीक है, स्थानीय निकाय होते हैं, यानी कि अपने लोकल जो बॉडीज़ होती हैं उनके विकास के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। फिर आप देखिए आयोग ने सिफारिश की है राज्यों से कि 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर जो है व्यय उनको करना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य व्यय को उनको बढ़ाना चाहिए। ये उनकी सिफारिश है, किसकी, फाइनेंस कमीशन की। फिर बोलते हैं शैक्षणिक परिणाम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ का अनुदान जो है उसकी सिफारिश भी जो है वित्त आयोग ने की है। फिर जो है उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन शिक्षण और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भी उन्होंने सिफारिश की है। कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ देने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार भारत के सार्वजनिक खाते में कभी समाप्त नहीं होने वाली निधि के तहत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष का गठन कर सकती है। और 21 से 26 की अवधि में प्रस्तावित जो MFDIS की जो कुल जो है 2,38,354 करोड़ का अनुमानित कोष जो है वो हो सकता है। फिर जो है आपदा प्रबंधन के लिए भी इन्होंने जो है इतने लाख करोड़ की सिफारिश की है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो मिसिंग चीज़ें भी जो है उसको अपन थोड़ा सा कवर करते हैं। देखिए जितना भी रेवेन्यू होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको अभी बताया, और ये फॉर्मूला कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि भाई किस फॉर्मूले से जो है ये जो राशि हमारे पास एकत्रित हुई है उनको राज्यों को दिया जाएगा। तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन होता है, ठीक है, टैक्स, इनकम टैक्स होता है, मतलब कौन सा राज्य जो है टैक्स एफिशिएंसी में ज़्यादा अच्छा है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, पॉपुलेशन कौन कम कर रहा है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो उन ऐसे राज्यों को जो है ज़्यादा राशि जो है वो आवंटित फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाती है ताकि उनका मनोबल बढ़ सके, और जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको भी आगे लाने के लिए ज़्यादा अनुदान की राशि दी जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है टैक्स एफर्ट, नीचे आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अंदर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इसका वेटेज कितना है 12.5%। ये वेटेज आपको पता होना चाहिए, इनको याद रखिएगा। इनकम डिस्टेंस जो है वो है 45%। इनकम डिस्टेंस का मतलब ये होता है एक राज्य की पर कैपिटा इनकम दूसरे राज्य से कितनी कम या ज़्यादा है, उसको बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। फिर है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फिर है एरिया, और फिर है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सब जो है ये इसके पैरामीटर्स है, इनके आधार पर जो है जो फाइनेंस कमीशन है वो रेवेन्यू का वितरण करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर है जो फाइनेंस कमीशन है, देखिए अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस के लिए अगर आपको आंसर लिखना है तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर टिप्पणी कीजिए या फिर प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताइए। आप चाहें तो ये उत्तर मेरे को लिख करके सेंड कर सकते हैं। इस उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, आप ये मत लिखिएगा कि संवैधानिक संस्था है, ये है, वो है, ये नहीं, उसमें आपको ये लिखना है कि नया क्या क्या है। जैसे कि वो 42% से उसको 41% किया गया है, अपने अनुमान उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो है स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाना
होना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए ये होना चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी सिफारिशें हैं। फिर टैक्स इनकम टैक्स गैप के बारे में आप बताएंगे। ये अगर आप 3-4 पॉइंट जो हैं अच्छे वाले पकड़ करके लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आंकड़े रटने की ज़रूरत नहीं है, ना याद होते हैं ना वो लिख पाते हैं। तो आप आंसर को सिंपल रखिए, कम आंकड़े याद रखिए, लेकिन काम की चीज़ों को याद रख करके आप इसमें लिखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए वित्त आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स का मैंने आपको बता दिया, या फिर जो भी आपके अदर एग्जाम्स हैं उसमें आपसे यही पूछा जाएगा किस संविधान के अनुच्छेद के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, तो आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और इसकी रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाती है? तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एनडीबी एनआईआईएफ में $100 मिलियन का निवेश करेगी। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए ब्रिक्स के द्वारा जो स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है, ब्रिक्स देशों के बारे में आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो है इसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। इन्होंने अपना एक बैंक स्थापित किया था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उसका एक कोष है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, इसमें भी सिफारिश की गई है कि इसमें इसमें सिफारिश नहीं, इसमें भी कहा गया है कि $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जो है इन सदस्यों ने इसमें जताई है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने फंड बनाया है, देखिए किस चीज़ के लिए है, तो अवसंरचना कोष है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड बैंक से, IMF से कोई देश कर्जा लेता है तो उसका लिए वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करना। जबकि ये जो रीजनल संगठन होते हैं, यानी कि जो स्थानीय संगठन होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं, उन संगठनों से लोन लेना जो है काफ़ी आसान होता है। तो इसीलिए जो है इस तरीके का फंड बनाया जाता है ताकि जो है लोन लेने की प्रक्रिया जो है थोड़ी आसान हो सके। अब देखिए एनडीबी के इस निवेश से फंड ऑफ फंड द्वारा सुरक्षित कुल प्रतिबद्धता $800 मिलियन पहुंच गई है। एनडीबी द्वारा किए जाने वाला यह निवेश भारत में पहला इक्विटी निवेश यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तथा ये FOF यानी कि फंड ऑफ फंड में पहला निवेश है। NIIF ने 11 फरवरी 2021 को उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक व भारत सरकार के साथ ही अब एनडीबी भी FOF यानी फंड ऑफ फंड में एक निवेशक के रूप में शामिल हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें विशेष में क्या बताया है कि 2018 में गठित फंड ऑफ फंड्स का उद्देश्य है स्वदेशी भारतीय निजी इक्विटी फंड प्रबंधकों को भारत केंद्रित संस्थागत निवेश तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, अब NIFF के बारे में पता कर लेते हैं। इसकी स्थापना 2015 में की गई और ये जो है अलग अलग रणनीतियों के साथ 3 फंड ऑफ फंड, मास्टर ऑफ फंड और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड का प्रबंधन करता है। फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत 3 फंड आते हैं। पहला तो आता है आपका फंड ऑफ फंड्स, फिर आता है मास्टर फंड और फिर आता है स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? NIIF के अंतर्गत। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं, कार्बन न्यूट्रल ऑयल। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जो रिलायंस कंपनी है उसने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है उसको विश्व की पहली खेप जो है उसकी प्राप्त की है। तो अब इससे देखिए होगा क्या कि जो है रिलायंस कंपनी को वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनाने के उसके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। रिलायंस ने कार्बन न्यूट्रल ऑयल के 2 मिलियन बैरल की खपत जो है उसको ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से प्राप्त जो है वो की है। यानी कि जो है कार्बन न्यूट्रल एक फंड है जो ऑयल है जो कि USA से जो है निर्यात किया गया है, किसके द्वारा आयात किया गया है, किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। फिर है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें भी सेम चीज़ है कि जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन जो एमिशन होता है उसमें कमी करने के लिए जो है इसको किया गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इसके साथ में एक समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार इन्होंने कहा है कि हम जो है 10 से 15% की जो है कार्बन उत्सर्जन में जो है वार्षिक खपत में कमी लाने का जो है प्रयास करेंगे। फिर देखते हैं लोअर अरुणा जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ की परियोजना है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये परियोजना किधर की है। तो देखिए ये जो है नेपाल सरकार की है। नेपाल सरकार ने नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है उसको आवंटित की है। ठीक है, तो ये नेपाल की जो है शंखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। ये जो है ये वहाँ की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, एफडीआई के बारे में है। एफडीआई के ऊपर देखिए इस बार आरएस वाले मेंस का अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी आया है। आपको बताना था कि सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है भारत में कौन से जगह से आया था, कौन से देशों से आया था, उसका आपको पूरा लिस्ट बनानी थी। तो अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, एफडीआई निवेश के मामले में चीन जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है? तो यूएन के द्वारा रिपोर्ट ये दी गई है। यूएन में जो है ये अंकटाड आपने सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टेबल एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसने जो है अपनी रिपोर्ट 2021 की जारी की है और उसने कहा है कि अमेरिका में जो एफडीआई है उसमें 49% की कमी आई है। वहीं चाइना में जो एफडीआई आया है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है उसके अंदर 4% की जो है वृद्धि हुई है। एफडीआई आप समझते हैं कि दूसरा देश, कोई भी ऐसा देश जो है उसके अंदर अगर किसी बाहर के अन्य देशों से निवेश आता है, ठीक है, तो निवेश का जब संवर्धन होता है उसको हम बोलते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में चीन ने 163 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यहाँ पर हुआ है। ये बताइए आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। और भारत की स्थिति देख लीजिए, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 13% की वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ पर भी एफडीआई सबसे ज़्यादा है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, तो अब देखिए नेक्स्ट एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि रिलायंस जियो जो है, जिसका मोबाइल अपन यूज़ करते हैं, वो विश्व का 5वां सबसे मजबूत ब्रांड जो है वो बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए भारत के अंदर आज तक ऐसा कोई ब्रांड नहीं बना है जो है जियो ब्रांड जो है बना है। तो ये जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है इसके अंदर इसको रैंकिंग मिली है AAA की रैंकिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसके साथ में जो शीर्ष 5 में शामिल ब्रांड्स हैं उनके नाम देखते हैं, वीचैट, फेरारी, रूसी बैंक और कोका कोला। फिर है रिलायंस जियो, बताओ कोका कोला भी जो है ब्रांड में शामिल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूरसंचार उपकरणों के लिए PLI योजना को मंजूरी। PLI योजना क्या है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, इस योजना को जो है मंजूरी दी गई है किस क्षेत्र में? दूरसंचार उपकरणों के क्षेत्र में। ठीक है, इस योजना से 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ का वृद्धिशील उत्पादन जो है वो किया जाएगा। किस में किया जाएगा? दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर इसमें है 5 सर्वेक्षणों के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किए गए हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, तो ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है कि भाई रोजगार के लिए जो अवसर हैं, रोजगार का जो परिदृश्य है उसके लिए जो है उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए जो है इस सर्वेक्षण को किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर देखिए वैश्विक ऋण पर IIF की रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, इसकी एक रिपोर्ट आई है वैश्विक ऋण के ऊपर, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2020 के अंत तक कुल वैश्विक कर्ज जो है 281 लाख करोड़ डॉलर तक जो है वो पहुंच जाएगा, जो कि ग्लोबल जीडीपी भी कौन सी? ग्लोबल जीडीपी, उसका जो है ये 355% जो है उससे अधिक होगा। ठीक है, और 2021 में बढ़ते राजकोषीय घाटे वाले देश 10 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त ऋण जो है वो लेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा यानी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट पर दिशा निर्देश जो है अभी जारी किए हैं। उक्त दिशा निर्देश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए जारी किए गए हैं और इन संस्थाओं को 31 मार्च 2022 तक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा दिशा निर्देश जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। तो जब भी आप कोई निबंध लिखेंगे तो इस प्रकार के आंकड़े जो है आपके, जब आपको कोई जीडीपी के ऊपर या आर्थिक विकास के ऊपर लिखना हो, वैश्विक जीडीपी के ऊपर कुछ लिखना हो, तो वहाँ आप इसको काम में ले सकते हैं। डायरेक्टली कोई प्रश्न आएगा ऐसी संभावनाएँ बहुत कम हैं। फिर जो है नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रीय बजट। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो है केंद्रीय बजट के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, बजट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए बजट में जितनी भी घोषणाएं होती हैं उनमें सभी घोषणाएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो IAS और RS के लिए थोड़ी ना घोषणाएं करते हैं, वो तो जो है आम लोगों के लिए करते हैं। वो पेपर के अंदर तो आम लोगों के लिए होती है, फिर पता नहीं किसके लिए होती है वो हमें पता नहीं है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जो बजट में घोषणाएँ होती हैं उसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? तो हमें योजनाओं को पढ़ना है, योजनाओं के अंदर कितना आवंटन हुआ, किस क्षेत्र के लिए कौन सी योजनाएँ हैं, तो योजनाओं पर विशेष फोकस करना है, उसी पर सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केंद्रीय बजट को पढ़ना। तो देखिए बजट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है 2021 और 22 का ये बजट है, और हमारी वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, और ये पहली हमारी महिला फुल फ्लेज्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इससे पहले जो है इंदिरा गांधी भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड नहीं थी, मतलब उन्होंने जो है इसको कंटिन्यू नहीं किया था। तो ये निर्मला सीतारमण जो है फुल टाइम के लिए फुल फ्लेज्ड जो है मिनिस्टर रही हैं, और इन्होंने जो बजट पेश किया है
अच्छा, बजट के बारे में एक चीज़ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अगर आप अनुच्छेद 112 देखेंगे तो उसके अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है बजट का। तो बजट एज इन कोई नाम उसमें नहीं लिखा गया कि बजट होगा, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि एनुअल जो लेखा जोखा होता है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, सदन में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो एनुअल जो होता है इनकम एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा जो है वही प्रस्तुत होगा, उसके लिए बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बजट जो है कि शायद फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब जो होता है ब्रीफ केस होता है। ठीक है, तो पहले जो है बजट ब्रीफ केस एक उसका वो होता था, क्या कहते हैं उसको, प्रतीकात्मक रूप में ब्रीफ केस जो है फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आते थे, ताकि वो पेश करते थे कि भाई आने वाले समय का जो है हमारा बजट क्या होगा। और अब जो है एक रेड कलर का एक फाइल टाइप जो है वो लेकर के प्रस्तुत होते हैं। तो ये थोड़ी सी बात थी बजट के बारे में। अब देखिए, जो ये बजट है ये कोविड-19 महामारी के बीच में तैयार हुआ है, तो इसलिए आप जानते हैं कि ये जो है पेपरलेस ही होगा, ताकि कम से कम जो है क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और एनीथिंग, इन चीज़ों का पालन किया जा सके। तो ये जो है पेपरलेस बजट है। ठीक है, ये हमारे देश का पहला पेपरलेस बजट है। राजस्थान में भी पेपरलेस बजट पेश हुआ है इस बार, तो ये पेपरलेस बजट है। और मोदी सरकार का ये 8वां और उनके कार्यकाल का ये 3रा बजट था। और ये तीनों ही बजट जो है हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये जो बजट है इसमें 6 स्तंभों पर ये बजट आधारित है, 6 पिलर्स पर ये बजट आधारित है। पहला उसका पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है इंक्लूसिव, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं, स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी का पुनर्शक्तिवर्धन यानी री इनोवेटिंग ह्यूमन कैपिटल, नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन और R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये सारे जो हैं इसके 6 पिलर्स के ऊपर जो है ये पूरा बजट आधारित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कुल व्यय कितना है, यानी रेवेन्यू हमारे पास कितना आया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आंकड़े भी जो है हम एक बार देखेंगे इसके अंदर। तो अब देखिए, प्रस्तुत बजट में कुल व्यय जो है वो कितना प्रस्तावित है, यानी कि एक्सपेंडिचर हम कुल कितना करेंगे, तो लगभग 34 लाख करोड़ के लगभग जो है प्रस्तावित है। और इसके अंदर हमारी कुल आय जो है, कुल प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति जो है रेवेन्यू रिसिप्ट तथा शेष जो है आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों यानी कैपिटल रिसिप्ट्स के द्वारा करने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, यानी कि हमारे पास रेवेन्यू कितना आएगा, तो वो देखिए कितना है, 17 लाख करोड़ के लगभग हमारे पास में जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स रहेंगी। और इसके बाद हमारे पास आता है, 1 मिनट, 16 लाख करोड़ की लगभग प्रस्तावित पूंजी यानी कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे पास में आएंगी। और इतने 15 लाख करोड़ की उधारियाँ जो है उससे हमको जो है रेवेन्यू प्राप्त होगा। और 1,75,000 करोड़ सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जब सरकार अपने शेयर सरकारी कंपनियों में बेच देती है उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके द्वारा भी जो है राजस्व की प्राप्तियाँ की जाती हैं, तो उसके द्वारा इतना धन जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो लाई जाएंगी। अब देखिए, इसमें रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा। रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल सी बात है, जो भी आपकी रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए, आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो हमारा जो राजस्व घाटा है वो अनुमानित कितना है, 11,40,000 करोड़ के लगभग। ठीक है, जो कि GDP का कितना है, 5.1% है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये हमको ध्यान में रखना है। फिर है फिजिकल डेफिसिट। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट यानी जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, वो जो है ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको याद रखना है। हमारी GDP का 6.8% रहने का अनुमान इसमें किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी खर्चों में भारी वृद्धि के चलते 2020-21 में राजकोषीय घाटा भी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है, 3.5% तक रहने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी जो है ये 9.5% तक अनुमानित है। तो ये भी हमारा यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, फिर है बजट 2020-21 में रक्षा हेतु आवंटन। अब जो है एक एक सेक्टर के अंदर हमने कितना कितना आवंटन किया है और क्या क्या योजनाएं उस सेक्टर में लाई जाएंगी वो हमको पढ़नी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑलरेडी जो है 30 मिनट का हो चुका है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम कल कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और जितनी भी योजना है बहुत ही अच्छी तरीके से उनको पढ़ेंगे। आज तो हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया है, कल मैं जो आपको डेटा के साथ में और जो
ओरिजिनल बजट है उसके साथ में, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया है इस वीडियो को बनाने के लिए, ताकि जो है जो हमारे पास ओरिजिनल बजट स्पीच है उसमें से मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो आप जो है या तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसी के अंदर एक पेज पेस्ट करके और उन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा जो हम कल बताएंगे आपको इसके अंदर। और कल जो है हम इस पूरे इंडिया के बजट को और आर्थिक समीक्षा को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल आप सभी से। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।